दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई जिनका भारतीय इतिहास में विशिष्ट स्थान है। इन्हीं घटनाओं में से एक है गोलमेज सम्मेलन। यह एक घटना या यूं कहें कि ये एक बैठक 3 भागों में विभाजित थी। प्रथम गोलमेज बैठक, द्वितीय गोलमेज बैठक और तृतीय गोलमेज बैठक। इन तीनों बैठकें क्रमशः 1930, 1931 और 1932 ईस्वी में आयोजित हुईं। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ। कमीशन ने 2 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। भारतीयों को इससे बाहर रखने के कारण भारतीय इससे नाराज थे। रिपोर्ट से उपजे विरोध ने ब्रिटिश हुकूमत को वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस ऑडियो आर्टिकल में तीनों गोलमेज बैठकों और उनके प्रमुख निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने देश भर में राष्ट्रवादी चिंगारी को भड़का दिया था। जैसा कि हमने पहले कहा है कि इस कमीशन में भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, जिससे भारतीयों के स्वाभिमान को गहरा आघात लगा था। साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिक्रिया सभी राज्यों में तीव्र और लगभग समान थी। इस प्रतिरोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि युवाओं की एक नई पीढ़ी को राजनीतिक कार्यवाही में भागीदारी का मौका मिला था। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस युवाओं और छात्रों की इस नई लहर के नेता के रूप में उभरे थे। बता दें कि इस कमीशन ने द्वैत शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधिमूलक सरकार के स्थापना के साथ इसे स्वायत्तता देने का प्रावधान किया था। साथ ही इसमें गवर्नर के पास विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में विवेकाधीन शक्ति का प्रावधान किया गया था। इसमें कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए गवर्नर जनरल को संप्रभु शक्ति देने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सरकार को उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण देने की बात कही गई थी। इस कमीशन ने यह भी सिफारिश की थी कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को बनाए रखा जाए, लेकिन केवल तब तक जब तक कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव समाप्त नहीं हो जाता है। उल्लेखनीय है कि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से उपजे आंदोलन, विरोध और प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के लिए रैमसे मैकडॉनल्ड के नेतृत्व वाली लेबर सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने का फैसला किया। यह पहली बार था जब भारतीय और ब्रिटिश बराबर के रूप में एक बैठक में सम्मिलित हो रहे थे। 12 नवंबर 1930 को पहला सम्मेलन शुरू हुआ। आइए अब जानते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बैठक से जुड़े प्रमुख निष्कर्षों के बारे में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी लंदन में शुरू हुआ। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में प्रिंसली एस्टेट्स, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा और अन्य भारतीय राजनीतिक दल शामिल हुए थे। हालांकि कुछ भारतीय राजनेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई अन्य प्रमुख राजनेताओं ने इसमें भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। इसके अतिरिक्त अधिकांश नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल में बंद थे, जिसकी वजह से वे सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते थे। इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें संघीय सरकार की संरचना और कार्यपालिका के विधायिका के प्रति जवाबदेही प्रमुख मुद्दे थे। इसके अलावा BR अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचिका का प्रस्ताव रखा। साथ ही तेज बहादुर सप्रू ने इस सम्मेलन में अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव रखा था, जिससे मुस्लिम लीग भी सहमत हो गई थी। सम्मेलन के दौरान यह आमतौर पर सहमति थी कि यदि भारत को एक संघ के रूप में विकसित करना है तो रक्षा और वित्त के संबंध में विशिष्ट उपाय किए जाने चाहिए।
जबकि अन्य विभागों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि जहां एक और लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसी दौरान भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। परिणाम स्वरूप प्रथम गोलमेज सम्मेलन को असफल करार दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इस बैठक के प्रमुख निष्कर्ष क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से मुलाकात की। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत वे दोनों इन बातों पर सहमत हुए कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर देगी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। साथ ही सरकार कांग्रेस को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए सभी अध्यादेशों को वापस लेगी और अहिंसक अपराधों के लिए सभी अभियोग बंद कर देगी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार इस बात पर भी सहमत हुई कि सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के कारण जेल में बंद सभी व्यक्तियों को रिहा करेगी। 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आरंभ हुआ। इस सम्मेलन की भी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने ही की थी। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य राजनेता भी इसमें शामिल हुए थे। सम्मेलन में गांधी जी ने राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर एक जिम्मेदार सरकार की तत्काल स्थापना की मांग की। इसके अलावा इस सम्मेलन में अछूतों के लिए पृथक निर्वाचिका के विचार को इस दावे के साथ अस्वीकार कर दिया गया कि वे हिंदू हैं और इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही महात्मा गांधी का ये भी कहना था कि मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र या विशेष सुरक्षा उपाय रखना अनावश्यक है। परिणाम स्वरूप इस अधिवेशन ने कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद को और बढ़ा दिया। सम्मेलन के अंत में 2 नए मुस्लिम बहुल प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का निर्माण किया गया। इसके अलावा भारतीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया। साथ ही मताधिकार, वित्त और राज्यों पर भी एक समिति गठित की गई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बढ़े अल्पसंख्यक असंतोष के परिणाम स्वरूप नवंबर 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं इस बैठक के प्रमुख निष्कर्ष क्या थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने गांधी के डोमिनियन स्टेटस के तत्काल अनुदान के आधार पर स्वतंत्रता की मूल राष्ट्रवादी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वहीं गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में आयोजित हुआ। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की भी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने ही की थी। इस सम्मेलन में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व BR अम्बेडकर ने किया था। वहीं भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व राजकुमारों और दीवानों ने किया था। इस सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान नियुक्त उप समितियों की रिपोर्टों पर सुनवाई की गई और उन्हें चर्चा का आधार बनाया गया। साथ ही नए संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण तय किए गए। तीसरे सम्मेलन के बाद मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें भारत के नए संविधान को आकार देने के लिए आवश्यक प्रस्ताव थे। बता दें कि श्वेत पत्र ब्रिटिश सरकार का राजपत्र होता है। इसी श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। निष्कर्ष: भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के भारत सरकार अधिनियम का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही लिए गए हैं। इनमें से कुछ तो बिना परिवर्तन के हूबहू ही शामिल कर लिए गए हैं और यह अधिनियम इन गोलमेज सम्मेलन की बैठकों के परिणाम स्वरूप ही बना है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण में इन गोलमेज सम्मेलनों का भी योगदान है।
साथ ही इन सम्मेलनों ने भारतीयों को ब्रिटिशर्स के समान स्थान दिया और साथ ही भारतीय नेताओं को अपनी बात मजबूती से कहने के लिए एक मंच प्रदान किया। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। गोलमेज सम्मेलनों ने कैसे 1935 के भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की, विस्तार से लिखे। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।